मॉर्निंग एवरीवन। आज का टॉपिक है सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो देखो बच्चों, टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम हो या कोनिकल पेंडुलम हो, इन दोनों केस के और दोनों फॉर्मूलेस के अंदर काफी सिमिलैरिटीज होती हैं। लेकिन आप एक बात याद रखिए कि सिंपल पेंडुलम और कोनिकल पेंडुलम के दोनों फॉर्मूले में एक फर्क होता है। क्योंकि हम लोगों ने कोनिकल पेंडुलम को पढ़ा है, तो कोनिकल पेंडुलम के फॉर्मूले में t इक्वल टू द 2 पाई अंडर रूट L cos थीटा अपॉन g लिया जाएगा। और वहीं जब हम लोग बात करते हैं सिंपल पेंडुलम की, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L बाई जी। तो आज का जो सवाल हमारे सामने है वो सवाल ये है, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो चलो स्टार्ट करते हैं। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम की सबसे पहले आपको डेफिनेशन लिखनी होगी, और डेफिनेशन आपको ये बताती है द टाइम टेकन बाय द बॉब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड एज पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। मान लीजिए ये बॉब है, इस बॉब को हम यहां से यहां तक डिस्प्लेस कर चुके हैं और इसको छोड़ दिया, तो ये ऑसिलेशन कंप्लीट करता है। सो अगर मैं यहां से इसको छोड़ के एक ऑसिलेशन यहां पे इसको कंप्लीट करा रहा हूं, तो इसे कितना वक्त लगा? क्या इसे 1 सेकंड लगा है, क्या उससे कम लगा है, या उससे ज्यादा लगा है? ये डिपेंड करता है कहीं ना कहीं इस स्ट्रिंग की लेंथ के ऊपर। सो अभी इसको हम लोग एनालिसिस करेंगे, इसका स्टडी करेंगे, इसके डायग्राम से इसका डेरिवेशन सॉल्व करेंगे। लेट अस सी दिस। आप देख रहे हो कि इस वक्त एक डायग्राम निकालते वक्त मैंने सिंपल पेंडुलम को दिखाया है। इस सिंपल पेंडुलम में यहां पर O पॉइंट रहेगा, यहां A और यहां B पॉइंट, A, B और यहां पे C पॉइंट ले लेते हैं। सो इन दैट केस अब जब हम लोग इस डायग्राम को कंप्लीट करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको ये पता रखना होगा इस डायग्राम में कौन से पैरामीटर्स आते हैं और क्या क्या महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताना है आपने थीटा, साथ ही साथ बच्चों बी पॉइंट से अपवर्ड डायरेक्शन में आपको पता होना चाहिए कि टेंशन लगेगा, क्योंकि स्ट्रिंग जो होती है उसमें हम लोग को टेंशन बताना होता है। सो टेंशन जो होता है वो डेफिनेटली बी पॉइंट से ओ पॉइंट की तरफ लगता है, इस तरह से कैपिटल टी। ओके, सो गाइज अब जिस पॉइंट को हम लोग स्टडी करने वाले हैं, जिसका नाम है टाइम पीरियड ऑफ द कोनिकल पेंडुलम, इसमें याद रखिए कि जब हम लोग कैपिटल टी निकालते हैं दैट इज टाइम पीरियड, और इसमें टेंशन का जिक्र हमें अभी इस वक्त करना नहीं है। सो कैपिटल टी को लेकर कंफ्यूजन की अवस्था आपकी रहेगी नहीं कि कैपिटल टी टेंशन है या टाइम पीरियड है। एक्सप्रेशन में टेंशन भी सॉल्व होता था, लेकिन अभी हमारे पास में उसके लिए हम लोग को क्वेश्चन पूछा हुआ नहीं है। महाराष्ट्र बोर्ड ने जो क्वेश्चन आपको दिया है, जिसका आंसर मैं इस वक्त पढ़ा रहा हूं, वो सिर्फ और सिर्फ पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, इतना ही क्वेश्चन है। सो लेट अस सी गाइस, ये जो पॉइंट होता है बी, यहां से टेंशन ये टुवर्ड ओ लगता है, साथ ही साथ इस का जो वेट होता है बॉब का, वो mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है। और ये जो mg होता है ये दो कंपोनेंट में रिजॉल्व हो जाएगा, एक रहेगा mg साइन थीटा और एक रहेगा mg कॉस थीटा। तो यहाँ पे थीटा और mg cos थीटा हम लोग यहाँ दिखा रहे हैं इसको, साथ ही साथ mg sin थीटा यहाँ बता रहे हैं। तो बच्चों स्ट्रिंग की लेंथ होगी L, ये जो आर्क बना है इसे हम x कहेंगे, और एंगल बना है उसे हम थीटा कहेंगे। तो ये आपकी पूरी डायग्राम हो जाती है। इस डायग्राम में आप लोगों ने A मीन पोजीशन बताना है, B एक्सट्रीम पोजीशन बताना है, C को भी एक्सट्रीम पोजीशन बताना है। बट यहाँ पे हम लोग सोल्यूशन नहीं निकालेंगे, हम लोग यहाँ सोल्यूशन निकाल रहे हैं, तो हम इसी चीज को फोकस करेंगे। तो जब हम लोग इस आंसर की शुरुआत करते हैं, तो शुरुआत में आप लोगों को सबसे पहले इसकी डेफिनेशन बतानी होती है। द टाइम रिक्वायर्ड बाय द पेंडुलम या द टाइम रिक्वायर्ड बाय द बॉब टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड एज पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। चलो उसके बाद में इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। इसके प्रूफ में हमको बताना होता है, कंसीडर अ सिंपल पेंडुलम ऑफ मास m हैविंग लेंथ l, ओके, एट अ मीन पोजीशन। सपोज फ्रॉम फिगर हम लोग जिस डायग्राम का एनालिसिस बता रहे हैं इस वक्त में, A be the mean position. At an extreme position B, the weight of the bob mg is acting vertically downward direction. The weight mg is resolved into two perpendicular components. The components are mg cos theta and mg sin theta. What are their functions? Let us see. mg cos theta
बैलेंस द टेंशन इन द स्ट्रिंग। mg cos थीटा ने क्या किया है, तो टेंशन को बैलेंस किया है, और साथ ही साथ mg cos थीटा कहां लगता है, अलोंग BO लगता है, एट अलोंग BO। जबकि mg sin थीटा की बात करते हैं, तो mg sin थीटा ने क्या किया है, mg sin थीटा प्रोवाइड रिस्टोरिंग फोर्स it is acted along BA and perpendicular to OB। तो बच्चों आपको ये समझना होगा कि जो mg sin थीटा है वो आपको रिस्टोरिंग फोर्स दे रहा है, और साथ ही साथ mg cos थीटा क्या कर रहा है, तो mg cos थीटा आपके इस पूरे स्ट्रिंग के टेंशन को बैलेंस करने का काम कर रहा है। तो इस हिसाब से हमारी जो इक्वेशंस बनेंगी वो किस तरह से होंगी उसे देखते हैं। तो इक्वेशन बनेगी जैसे कि आपने वहां लिखा है, यहां पर जो सर मैंने बताया, इसमें से हम लोग सिर्फ रिस्टोरिंग फोर्स की बात करेंगे, mg cos थीटा की नहीं। mg cos थीटा जो टेंशन को बैलेंस कर रहा है, ये कंपोनेंट की हमें जरूरत नहीं पड़ने वाली थ्रू आउट द प्रोसेस। इस प्रोसेस में सिर्फ mg sin थीटा का जिक्र होने वाला है। सो रिस्टोरिंग फोर्स किसने दिया था, mg sin थीटा ने दिया था। देयरफॉर फोर्स F इक्वल टू mg sin थीटा। अच्छा, एक चीज इसमें याद रखना, यहां माइनस साइन देना जरूरी रहेगा। अब ये माइनस साइन हमने क्यों लिखा, इसका जवाब बताता हूं कि ए पॉइंट जो है आपका मेन पोजीशन है, बी आपका एक्सट्रीम पोजीशन है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ए से बी की तरफ लिखा जाएगा इस तरह से थीटा। लेकिन जो रिस्टोरिंग टॉर्क या रिस्टोरिंग फोर्स आप लोग जिसे कहते हैं, वो जो लगेगा वो बी से ए की तरफ लगेगा इस तरह से। तो बच्चों याद रखना, रिस्टोरिंग फोर्स और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये दोनों चीजों ऐसी चीजें हैं जो सेम मैग्नीट्यूड में लगती हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शंस होती है। इस वजह से यहाँ पे माइनस लेना कंपलसरी होता है। इसके बाद में जब हम लोग आगे चलते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि अगर थीटा बहुत छोटा लिया गया तो साइन थीटा हम लोग इस इक्वेशन में निगलेक्ट कर देंगे। अब सवाल ये भी है कि साइन थीटा बहुत छोटा, ओके, लेकिन ये बहुत छोटा मतलब कितना, तो इसका जवाब ये होता है कि इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, नाउ व्हाट इज वेरी स्मॉल, दैट इज मैं कहूंगा कि थीटा जो है ये 10 डिग्री से भी छोटा है, तो इस सिचुएशन में थीटा इज निगलेक्टेड, यानी साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हम लोग थीटा कहेंगे। सो अगर हम लोग ऐसा कहेंगे कि साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा है, तो एफ इक्वल टू माइनस mg थीटा आपका आंसर रहेगा। साइन थीटा की बजाय हम लोग सिर्फ क्या लेंगे, mg थीटा, दैट इज एफ इक्वल टू माइनस mg थीटा। अब इसके बाद में फ्रॉम फिगर हमें ये पता चलता है, इस इक्वेशन 1 कॉल करके रख दीजिए। फ्रॉम फिगर हमें ये समझ में आता है कि आर्क इज इक्वल टू रेडियस इंटू एंगल, आर्क इक्वल्स टू रेडियस इंटू एंगल। सो स्टूडेंट, आर्क क्या है हमारी, आर्क है हमारी बी से ए तक, जिसे हमने एक्स कहा है, और रेडियस क्या है, रेडियस हमारी एल मानेंगे हम लोग, और एंगल थीटा है। सो आप लोग कहेंगे कि थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, थीटा की वैल्यू आएगी x बाय एल। अब इस थीटा की वैल्यू को यहां लिख देता हूं, आपकी स्क्रीन पे शायद नहीं आ रही होगी, तो थीटा इक्वल टू आएगा x बाय एल। अब इस थीटा इक्वल टू x बाय एल को हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, देयरफॉर f इक्वल टू माइनस mg x बाय एल, राइट। अब जबकि हमको पता है फोर्स का एक और फॉर्मूला होता है, बट F इक्वल टू इसे लिखा जाता है F इक्वल टू ma, तो ma इक्वल्स टू माइनस mg x बाय एल, तो mm आपका कैंसिल हो गया, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बना माइनस g बाय एल इंटू एक्स, जिसमें आप बता सकते हो कि एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस कॉन्स्टेंट x, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द माइनस x, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। अब बच्चों इस चीज को अच्छे से ध्यान दीजिए, इस वक्त जो कॉन्सेप्ट हम लगा रहे हैं
देखिए ये एंगुलर एसएचएम में नहीं आएगा फिलहाल। क्यों? क्योंकि एंगुलर एसएचएम के अंदर जब हम लोग इस चीज को पढ़ेंगे तो उसमें टॉर्क और थीटा का जिक्र होना चाहिए। इस वक्त हम लोग जो सिंपल पेंडुलम को पढ़ रहे हैं लीनियर एसएचएम के तौर पे ही इसका स्टडी किया जा रहा है, क्योंकि आप वेरिएबल्स को देखिए, वेरिएबल्स ए है, अल्फा नहीं है, एक्स है, यहाँ पर थीटा नहीं है, और अगर कहीं आपको फोर्स दिख रहा है एफ है तो वहां पे टॉर्क नहीं है। अगर इन वेरिएबल्स को रिप्लेस कर दिया जाता तो ये सारा का सारा खेल एंगुलर में गिना जाता। लेकिन हमने पहले ही बताया कि इसमें थीटा बहुत छोटा होता है, तो क्योंकि थीटा बहुत छोटा होता है तो साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा लिया जाएगा। और ऐसी सिचुएशन में जब आपका साइन थीटा छोटा है तो हम कहेंगे कि इसका एम्पलीट्यूड भी बहुत छोटा है, क्योंकि इसका छोटा एम्पलीट्यूड, अगर मैं कहूं ये एम्पलीट्यूड बहुत छोटा है तो इसी कारण से इसका थीटा भी बहुत छोटा आ चुका है। सो एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट ये भी हमें पता चला कि इनवर्स निगेटिव साइन की वजह से हम बता सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। सो देखिए यहाँ पे ए से बी की तरफ हमने कहा था थीटा लग रहा है, और बी से ए की तरफ हमने कहा कि इसमें फोर्स लग रहा है। तो एक बात याद रखना, अगर हम लोग यूं कह लें कि डिस्प्लेसमेंट ए से बी की तरफ हो रही है, डिस्प्लेसमेंट आई रिपीट ए से बी की तरफ हो रही है, तो एक्सेलरेशन ये बी से ए की तरफ लग रहा है, ऐसा हमें इसमें पढ़ना पड़ेगा। वेल ये हमारा अभी तक आंसर पूरा नहीं हुआ है, इसके आगे का पार्ट बताता हूं। अच्छा, आपने जो वैल्यू लिया है एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस जी बाय एल इंटू एक्स, यहां से शुरुआत करनी होगी। इस प्रोसेस में अच्छे से ध्यान दीजिए, एक्सेलरेशन अपॉन डिस्प्लेसमेंट कर रहा हूं, इस एक्स को यहां लेके आते हैं तो माइनस जी बाय एल बचेगा इन मैग्नीट्यूड फॉर्म। इन मैग्नीट्यूड हम कहेंगे ए इक्वल टू ए बाय एक्स इक्वल टू जी बाय एल, तो निगेटिव साइन जो होता है आपका निग्लेक्ट हो जाएगा। एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बच्चों आपकी क्या आई? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर यूनिट लेंथ, दैट इज जी बाय एल। इसके बाद जब हम लोग टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिखते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि टाइम पीरियड की इक्वेशन क्या होती है। बट टाइम पीरियड की इक्वेशन होती है 2 पाई अपॉन में अंडर रूट में एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, सो t इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट यानी a बाय एक्स। तो जब हम लोग इस a बाय एक्स को ऊपर लाएंगे तो हम लोग लिख पाएंगे इसे 2 पाई इक्वल टू अंडर रूट एक्स बाय ए, करेक्ट है। तो अगर a बाय एक्स की वैल्यू g बाय एल है तो x बाय ए क्या हो जाएगा? l बाय जी हो जाएगा। तो हमारा टाइम पीरियड का आंसर जो बनेगा वो कुछ इस तरह से t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट l बाय जी। बच्चों याद रखना इस ट्रिक को कि अगर यहाँ पर यल कॉस थीटा होता है तो वो टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम कहलाया जाता है, और यहाँ पे सिर्फ एल है तो ये टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम बोला जाता है। तो टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल और सिंपल में ये फर्क हमेशा याद रखना। यहाँ कॉस थीटा अगर होता था तो ये फॉर्मूला हो जाता था टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम। आगे चलते हैं, जब हमें किसी इक्वेशन में ये पूछा गया कि फ्रीक्वेंसी निकालिए, बट फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? देयरफॉर फ्रीक्वेंसी n इक्वल्स टू 1/t करेंगे, तो n इक्वल्स टू 1/t का मतलब इस फॉर्मूले का रेसिप्रोकल 1/2 पाई अंडर रूट l बाय जी, दिस विल बी योर फ्रीक्वेंसी। सो गाइस, रोटेशनल डायनामिक्स जो आपका फर्स्ट चैप्टर है महाराष्ट्र बोर्ड के नए सिलेबस का, उस सिलेबस के हिसाब से जब हम लोग कोनिकल पेंडुलम इस कंसेप्ट को पढ़ेंगे तो उसके अंदर टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, ये सारी चीजें हमने चैप्टर 1 में भी पढ़नी होती है। और जबकि उसके अंदर आपको बता दूं कि जो फॉर्मूले होते हैं वो करीब करीब सेम लगते हैं, लेकिन इसमें कंफ्यूजन मत करना, इसमें फंसना नहीं है आपने। एक बात और अच्छे से बता दूं कि जो आपका इसके बाद आने वाला है उस चैप्टर की इक्वेशंस और ऑसिलेशन की इक्वेशंस भी काफी मिलती जुलती होती है, लेकिन उसके अंदर भी कुछ ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं, अगर वो आप लोग अच्छे से याद रखेंगे ना तो आपको उसमें तकलीफ नहीं होगी पहचानने में कि इस चीज के इनके मतलब क्या है, वेरिएबल्स क्या है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ओके, अब मैं इससे अगले स्टेप पे पहुंचता हूं। अगले स्टेप पे यानी अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मेरा ये होता है, व्हाट आर द लॉज ऑफ सिंपल पेंडुलम। सो लॉज ऑफ सिंपल पेंडुलम को समझते हैं। 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी। तो देखिए इस फॉर्मूले में एक बात तो पक्की हो गई कि इस टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं तो टाइम पीरियड किस पे डिपेंड है? लेंथ पे डिपेंड है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड है। तो लेंथ इस पेंडुलम की
यानी जहां पे मैंने इसको पकड़ा होगा ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन मान के चलते हैं, यहां से लेकर तो इस बॉब का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वहां तक होती है लेंथ, ठीक है। अब लेंथ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अलावा यहाँ पे 2 पाई दिख रहा है जो कि कांस्टेंट फैक्टर है, तो इसका ये मतलब तो क्लियरली हो गया कि टाइम पीरियड किस पे डिपेंड है। तो हम कहेंगे पहले पॉइंट में टाइम पीरियड टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ। लिसन केयरफुली, टाइम पीरियड इज inversely proportional to the square root of acceleration due to gravity. So t is directly proportional to L and t is inversely proportional to the square root of g. ये हमारे 2 स्टेटमेंट्स हो चुकी। अब हम तीसरी स्टेटमेंट की बात करेंगे। तीसरी स्टेटमेंट में हम ये बताएंगे कैपिटल T that is time period of the simple pendulum is independent on mass। ये तो आप देख के समझ सकते हो क्योंकि इस इक्वेशन में मास है ही नहीं। मास यानी m का रोल दिख रहा है क्या? तो नहीं, m नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑन द मास। इसके बाद जब हम और आगे चलते हैं तो इसमें 4th पॉइंट जोड़ते हैं और 4th पॉइंट हमारा ये कहता है कि टाइम पीरियड जो होता है वो टाइम पीरियड किसी एम्पलीट्यूड का मोहताज नहीं होता, एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता। तो हम कहेंगे कि T इज इंडिपेंडेंट ऑन एम्पलीट्यूड। तो बच्चों एम्पलीट्यूड क्या होता है पता है आपको? ये मीन पोजीशन से एक्सट्रीम तक के इस डिस्टेंस को ही तो एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो एम्पलीट्यूड पे टाइम पीरियड डिपेंड नहीं करता। अगर एम्पलीट्यूड पे टाइम डिपेंड नहीं होता है तो इस केस में भी एक और कंडीशन होती है, प्रोवाइडेड दैट थीटा शुड बी वेरी स्मॉल। प्रोवाइडेड दैट थीटा शुड बी वेरी स्मॉल, यानी थीटा इसके अंदर कम होना चाहिए। अगर थीटा छोटा है तभी इस केस को हम लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं कि टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑन एम्पलीट्यूड। यानी अगर ये इस वक्त पेंडुलम है और इतना ऑसिलेशन हो रहा है तो ये थीटा बहुत छोटा है, तो इस केस में टाइम पीरियड जो होता है इसके एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड नहीं करता। गाइस एम्पलीट्यूड क्या होता है मैं एक बार फिर से बता दूं, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजिशन, इसको कहते हैं एम्पलीट्यूड परफॉर्मिंग द एसएचएम। ऑब्वियसली अगर ये पेंडुलम है और यहां से यहां तक जाता है तो हम लोग इसे एक ऑसिलेशन में इसकी ज्यादा से ज्यादा दूरी मीन पोजीशन से जब गिनते हैं उसी को एम्पलीट्यूड बोला जाता है। अब जबकि हमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम जो है इसके लॉस कैसे होते हैं, तो लॉस के बारे में आपको यहाँ पे मैं बता दूं कि लॉ 4 स्टेप्स में आपको लिखने होते हैं। पहला स्टेटमेंट, T is directly proportional to the square root of length. Time period is inversely proportional to the square root of acceleration due to gravity. And time period is independent on mass, क्योंकि इक्वेशन में m नहीं आता। और फिर हम बताएंगे टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑन द एम्पलीट्यूड, क्योंकि इक्वेशन में a भी नहीं आता। और जब ऐसा हम लिखेंगे कि एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं होता तो हमें ये पता होना चाहिए यहाँ थीटा ये बहुत छोटा चाहिए होता है, वेरी स्मॉल, और अगर थीटा छोटा है तभी ये चौथी केस इंप्लीमेंट होती है। आई होप यू अंडरस्टैंड द 4th स्टेटमेंट ऑफ लॉज ऑफ सिंपल पेंडुलम। आपको लिखना 4 ही स्टेटमेंट होती है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अब इस वीडियो का आखिरी पॉइंट, आखिरी हिस्सा, और इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जिस टॉपिक को, उसका नाम है सेकंड्स पेंडुलम। ये बहुत आसान बात होती है इस चीज को समझना। सेकंड्स पेंडुलम क्या है? देखिए जो सिंपल पेंडुलम है उसका टाइम पीरियड अगर 2 सेकंड हो, आई रिपीट, ऐसा पेंडुलम जिसका ऑसिलेशन के दरमियान टाइम पीरियड सिर्फ 2 सेकंड का होता है उसे बोलते हैं सेकंड्स पेंडुलम। डेफिनेशन भी हमको ऐसे ही लिखनी होती है। जरा ध्यान दीजिए, ये पेंडुलम सिंपल सा, ठीक है, इसको मैंने यहां से यहां तक लेके गया और छोड़ दिया तो ये ऑसिलेशन करने में शुरुआत कर देती है इसकी। अब ये ऑसिलेशन की शुरुआत इसने कर दी है, ये कंटिन्यू ऑसिलेट होता रहेगा। लेकिन एक ऑसिलेशन जब मैं कहूंगा तो एक ऑसिलेशन क्या है? एक ऑसिलेशन मैंने यहां से शुरू करता है, जरा ध्यान दीजिए, एक ऑसिलेशन इसे कहेंगे। जब एक ऑसिलेशन पूरा हो जाता है तो उसे हम लोग जो टाइम लगाते हैं वो 2 सेकंड होना चाहिए, कंपल्सरी है। 2 सेकंड अगर है तो ही हम लोग इसमें आगे बढ़ पाएंगे। सो आई रिपीट द कंसेप्ट, a simple pendulum whose time period is 2 seconds, it means that
यहां से जब हम इसको छोड़ते हैं और यहां तक लाते हैं तो इसे 2 सेकंड का वक्त लगता है। अगर 2 सेकंड का वक्त लग जाए तो उसे टाइम पीरियड ऑफ सेकंड पेंडुलम बोला जाएगा। सो आगे चलते हैं। आगे देखिए, अगर हमने कहा t = 2 सेकेंड, तो हम लोगों को इस केस में इसके अंदर फाइंड आउट करनी होती है इसकी लेंथ। लेट अस से इस इक्वेशन में टाइम की वैल्यू 2 सेकेंड पुट कर देते हैं। सो 2 डिवाइड बाई 2 पाई √L/g, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 पाई √L/g। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, 1 का स्क्वायर आपको पता है 1 है, पाई का स्क्वायर कर देंगे L/g। अब हमको लेंथ निकालनी है तो g × 1 g अपॉन पाई स्क्वायर। सो लेंथ इक्वल टू g लिखा 9.8 और पाई स्क्वायर लिखा हमने 3.14 का स्क्वायर। तो बच्चों जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद ये आंसर लॉगरिथम के मेथड से निकालिएगा 0.993 मीटर तक आ जाएगा, जिससे हम लोग लेंथ को अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर मान लेते हैं। इतना समझना है कि एक ऐसा पेंडुलम जिसका समय 2 सेकंड का है, जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड का है, उसकी लेंथ कितनी है, तो उसकी लेंथ 1 मीटर होती है अप्रोक्सीमेटली। एक्यूरेटली पूछेंगे 0.993 मीटर आ जाएगा। आप लॉगरिथम से इसको सॉल्व करके देख लीजिए। ओके देन, आज के लिए इतना सफिशिएंट है। आज हम लोगों ने जिन पॉइंट्स को पढ़ा है ये 3 पॉइंट्स थे। एक था पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, दूसरा हमने पढ़ा लॉज ऑफ सिंपल पेंडुलम, और तीसरा पॉइंट हमने ये पढ़ा था जिसके अंदर आप लोगों ने सेकंड्स पेंडुलम ये टाइटल लिया था, और सेकंड्स पेंडुलम से डेफिनेशन के बाद उसकी हमने लेंथ फाइंड आउट की थी। थैंक यू वेरी मच।